नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज पुनः एक वीडियो में। और ये वीडियो रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर और उन सभी जानकारियों को लेकर की कड़ी का ये 5वां वीडियो है। और आज भी हम बात करेंगे पीएचडी और एमफिल के इंटरव्यू के डेट्स, शेड्यूल और माध्यम की और सिनॉप्सिस और साथ जिसे बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल उसकी भी। और एक बदलाव हुआ है आज की वीडियो में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट ने अपना नंबर ऑफ परसेंटेज घटा दिया है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का। अब कुछ डिपार्टमेंट में जो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स निर्धारित रखे गए थे, अब उसको 5% और घटा दिया गया है, उसको कर दिया गया है 45%। और जो कैटेगरी के बच्चे थे उसको घटाकर और कम कर दिया गया है। तो कौन सा है वो डिपार्टमेंट और कौन से एमफिल पीएचडी में ये सुविधाएं आपको प्राप्त हैं इसी सत्र में, यदि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसकी भी बात करेंगे। और आज है 29 तारीख। जिन लोगों ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है एमफिल का या पीएचडी का, इस यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी के इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं, मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको डॉक्यूमेंट्स को अपडेट या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, या अगर कुछ गलती हो गई है उसको रीसेट करने का, दोबारा से अपलोड करने का। ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, पहले इसको क्लियर कट समझ लीजिए। वीडियो हो चुका है शुरू कि ये अपडेट का ऑप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में जिन भी बच्चों का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और नेट के साथ साथ जिन भी बच्चों का नाम नेशनल फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है, वह सभी बच्चे लाभ ले सकें अपने नेट और उस फेलोशिप का, इसीलिए अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए कि यदि आपने अप्रैल से जून के बीच में जो दिल्ली विश्वविद्यालय को फॉर्म भरे थे तब आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आपका हो चुका है। तो प्रवेश परीक्षा के बाद, रिजल्ट आने के बाद, इंटरव्यू से पहले ये ऑप्शन दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपडेट का, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने का या अपलोड करने का। और वह इसीलिए दिया गया है कि आपका जो नेट क्वालिफाई हुआ है, जो नेशनल फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ है, एससी के बच्चे हों, एसटी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, ओबीसी के हों या जर्नल के हों या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हों या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बच्चे हों, ये सभी बच्चे अपने उस नेट जेआरएफ या सीएसआईआर जेआरएफ का फायदा ले सकें, इसीलिए ये अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे, आज है 29 दिसंबर और आज ही है लास्ट डेट इस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करके अपलोड करने की। समय हो सकता है शाम को 5 बजे हो या ये हो सकता है समय रात्रि का 12 बजे तक हो, 29 दिसंबर की 12 बजे पीएम तक। इस बात का याद रखिएगा, जैसे ही 12:01 हो जाएगा तो वह एएम लग जाएगा और 30 दिसंबर लागू हो जाएगा, तब अपडेट नहीं कर पाएंगे। अपडेट के ऑप्शन को ध्यान से सुनिए और उसको अपडेट करिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, जिस भी कैटेगरी में और जिस भी सब्जेक्ट में आपका नेट, जेआरएफ या नेशनल फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ है। अब आते हैं आज के नोटिफिकेशन पे जो अपडेट हुआ है, और यह डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। या आपने एमफिल और पीएचडी के लिए दिया है, इसके लिए आवेदन और पास की है प्रवेश परीक्षाएं। प्रवेश परीक्षा का परिणाम आप लोग देख चुके हैं, अपना स्कोर कार्ड देख चुके हैं, जान चुके हैं, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम सीधे आते हैं मेन चीजों पर। सबसे पहली बात, सीट कितनी है। एमफिल में 25 सीटें हैं और पीएचडी में भी 25 सीटें हैं। जैसे आप जानते हैं, सीटों को मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूं। एमफिल के 25 सीटों में से 11 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि जनरल सीटें हैं 11 सीटें, 4 सीटें एससी हैं, 2 सीट एसटी है, 6 ओबीसी हैं और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं। यही सेम रेशियो पीएचडी के लिए भी है। 11 सीटें जनरल, 6 सीटें ओबीसी, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस, 2 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी की हैं, एमफिल और पीएचडी की। और ये याद रखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने 2 नोटिफिकेशन दिए हैं। एक नोटिफिकेशन की जो डेट है वह दी गई है, मैं आपको बता देता हूं, 12 दिसंबर की, और एक नोटिफिकेशन की डेट है 22 दिसंबर की। लेकिन ये दोनों ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर 29 दिसंबर को अपलोड किए गए हैं। 29 दिसंबर को अपलोड क्यों किए गए हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका जवाब आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगिए। इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये गलत है कि आपने 10 दिन पहले की नोटिफिकेशन को अब अपलोड कर रहे हैं, जबकि लास्ट डेट है। और एक लास्ट डेट एमफिल और पीएचडी के बच्चों के लिए है रिसर्च प्रपोजल के विषय में, उसको ध्यान से सुनिएगा उस पोर्शन की। रिसर्च प्रपोजल आपको कब तक भेजना है, किस पॉइंट्स के आधार पर भेजना है, उसका पूरा डिजाइन, पूरा फॉर्मेट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने आपको दिया है, वह क्या है उसको समझ लीजिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। सीट आपको बता चुका हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 पीडीएफ के लिंक दिए हैं, यानी कि वह दोनों ही
पूर्व के नोटिफिकेशन है 12 दिसंबर और 22 दिसंबर का। 12 दिसंबर के नोटिफिकेशन में आपको एमफिल के कोर्स के सामने ब्लू कलर में एक ईमेल आईडी मिलेगी और पीएचडी के भी सामने एक ईमेल आईडी मिलेगी, वह होगी रिसर्च प्रपोजल के लिए। उस ईमेल आईडी पर यदि आपने एमफिल के लिए अप्लाई किया है तो उस ईमेल आईडी पर अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड करिएगा, पीडीएफ कॉपी में भी और वर्ड कॉपी में भी। और यदि पीएचडी के लिए क्या है तो उसकी ईमेल आईडी अलग है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आप समझ लीजिए कंटेंट कि क्या कंटेंट है या किस डिजाइन में आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है। सबसे पहले एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी चीजों को सुने। सबसे पहले पॉइंट में आपको स्टेटमेंट रिसर्च प्रपोजल आपको बनाकर देना है और आपके रिसर्च के क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है, इसको आपको एड्रेस करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो क्षेत्र क्या है, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, उसको आपको क्लियर कट मेंशन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। अगली चीज, बिब्लियोग्राफी चाहे एमफिल के लिए दी हो या पीएचडी के लिए दी हो, मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप नहीं देंगे तो भी चल सकता है, जिसे साहित्यिक समीक्षा बोलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट, रिसर्च प्रपोजल, क्वेश्चन ऑफ एरिया, आपकी बिब्लियोग्राफी और आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, ये आपको बताना मैंडेटरी है, जरूरी है एमफिल के रिसर्च प्रपोजल के लिए। कितने वर्ड लिमिट का है, कितने पेज लिमिट का है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके पहले पीएचडी का मैं बता दूंगा। पीएचडी के विद्यार्थी ध्यान दें, थोड़ा हाई स्तर का है इसका, क्योंकि पीएचडी है, 5 साल का है, सबसे हायर डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की समस्या क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आपकी हाइपोथेसिस, यानी कि आपकी जो पराकल्पना है, डिजाइन है उस टॉपिक पे काम करने की, क्या है, आर्ग्यू है, क्यों काम करना चाहते हो, वो हाइपोथेसिस क्या बनी है, उसको लेकर अपना एक्सप्लेन कीजिएगा। अगली चीज, तो जो ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, ये एमफिल के लिए नहीं है, पीएचडी के लिए है। डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होगा आपकी रिसर्च में, आपके द्वारा प्रयोग में लाया गया। फिर से समझिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का यूज जब आप करते हैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए या सफलतापूर्वक कार्य को समाप्त करने के लिए, तो उसकी जानकारी आपको पीएचडी के सिनॉप्सिस में देनी होगी। प्राइमरी डेटा अलग एंड सेकेंडरी डेटा अलग, हिंदी में इसको प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत बोला जाता है। अगली चीज, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, यह तो आप एक्सप्लेन करेंगे ही, साथ ही साथ उस एरिया के ऊपर कितना काम हुआ है, कितना वर्क हो चुका है, उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और इसी पोर्शन को बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पीएचडी के सिनॉप्सिस में, जिसे साहित्यिक समीक्षा बोलते हैं। यानी कि फिर से समझिए, 1 मिनट लूंगा, कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, जिस विषय पर आपने रिसर्च प्रपोजल जमा किया है, दिया है, जिस विषय पर आप पीएचडी करना चाहते हैं, उस विषय पर कुछ मिलता जुलता काम आपसे पूर्व हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जानकारी देना। वर्तमान समय में क्या कुछ काम हो रहा है उस विषय को लेकर, उसकी जानकारी देना। उस विषय पर कोई रिसर्च, कोई डिजिटेशन पहले हुआ है या नहीं, उसकी जानकारी देना। कोई पुस्तक, कोई आर्टिकल, किसी मैगजीन में कोई लेख पब्लिश हुआ है उस आपके पर्टिकुलर विषय या विषय के आसपास के क्षेत्र को लेकर, उसकी जानकारी को देना। इसी को बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्यिक समीक्षा। ये पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल में देना मैंडेटरी है। आपकी जो मेथोडोलॉजी है उसको स्पष्ट कर दीजिएगा, और एमफिल में भी दे सकते हैं अपने चैप्टराइजेशन को। अरे नहीं देंगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन दे देंगे तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर एमफिल वाले बच्चे अपना चैप्टराइजेशन नहीं देना चाहते हैं या बनाने में असुविधा होती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पीएचडी के बच्चे रिसर्च प्रपोजल में चैप्टराइजेशन नहीं देते हैं, जिसे अध्यायकरण बोलते हैं, तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपके इंटरव्यू पर पड़ेगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। बिब्लियोग्राफी दोनों में मस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एमफिल 2 साल की है दिल्ली विश्वविद्यालय की कम से कम, और पीएचडी 5 साल की है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। यह थी रिसर्च प्रपोजल की जानकारी। अब वर्ड लिमिट सुन लीजिए। एमफिल के बच्चे 2 से 4 पेज के बीच में, यानी कि जो 1 साइडेड होती है, मेरा एक हाथ है, एक साइड ये, एक साइड ये, इसको बोलते हैं एक पेज, और इसके 2 बोलते हैं, ये 2 पन्ने होते हैं। तो ऐसे आप मान लीजिए 4 पन्ने या 2 पेज में अपना रिसर्च प्रपोजल ईमेल कर सकते हैं एमफिल के बच्चे। और पीएचडी के बच्चे इसको डबल कर लीजिए, डबल ना सही 50% ऐड कर लीजिए, यानी कि 5 से लेकर 7 पेज के मध्य में अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कीजिएगा। अब आती है बात लैंग्वेज की। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में रिसर्च करवाता है, पढ़ाई भी करवाता है। लेकिन अधिकांश बुक्स, अधिकांश क्लासेस, अधिकांश स्टडी मटेरियल इंग्लिश में ही मौजूद है। अधिकांश क्लासेस में लेक्चर भी इंग्लिश में ही होते हैं।
लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हेल्पलाइन नंबर, डिपार्टमेंट के नंबर पर आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि हम हिंदी में भेजें या इंग्लिश में भेजें, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार आप दोनों ही भाषाओं में मिक्स मत कीजिएगा, भाषा एक रखिएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं नोटिफिकेशन जो 22 दिसंबर को आया है, जिसे अपलोड किया गया है आज 29 दिसंबर को। और जो भी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है एनएफ वाले में, वह सभी 29 दिसंबर शाम 5 बजे या 29 दिसंबर रात्रि 11 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए। नहीं तो आपको नेट जेआरएफ का फायदा नहीं मिल पाएगा, इस सत्र में याद रखिएगा। 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन में जो बिग न्यूज भी थी कि परसेंटेज को कम कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी बच्चे, ओबीसी बच्चे, एसटी बच्चे और एससी बच्चे, इन सभी बच्चों ने यदि प्रवेश परीक्षाओं में 40% अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि मोटा मोटा समझिए, यदि आपने 100 नंबर की प्रवेश परीक्षा दी है, एमफिल की हो या पीएचडी की हो, और उस 100 में से यदि आपके 40 अंक आए हैं, 40 क्वेश्चन ठीक है, तब आप क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और जर्नल कैटेगरी के लिए एमफिल पीएचडी में क्वालिफाई मार्क्स रखा गया 45। अदर डिपार्टमेंट में 50 एंड 45 था, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 45 एंड 40 रखा गया है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। दो चीजें और विशेष महत्वपूर्ण है इसमें, क्या है महत्वपूर्ण है उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को कब तक सबमिट करना है, और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने हैं। जो ईमेल आईडी आपको मैंने बताई थी 12 दिसंबर के नोटिफिकेशन में, जो ईमेल आईडी मैंने दी है, या जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने दी है, उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल तो भेजना ही है अपना, साथ में अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था, कैटेगरी का सर्टिफिकेट जिस आधार पे आपको एग्जामिनेटेड किया गया है, यदि एग्जामिनेटेड हैं आप, उसका सर्टिफिकेट, नेट जेआरएफ या कोई स्कॉलरशिप है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का स्कैन करके कलर में भेजना है, और अपना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भेजनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज, ये सब प्रोसेस आपको कब तक भेज दे रहा है उसको नोट कर लीजिए। वह सब भेज देना है आपको, लगभग आपके पास है 24 घंटे, 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक। 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए आपको, और अपना रिसर्च प्रपोजल, ये सभी आपको भेज देना है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन रिसर्च प्रपोजल साथ लेकर जाना है, कम से कम 3 से 5 कॉपी साथ लेकर जाइएगा। अपने जो भी एकेडमिक दस्तावेज साथ लेकर जाएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी, एक सेट फोटोकॉपी, सभी को सेल्फ अटैच करके जरूर लेके जाइएगा, काम करेगी, आपके लाभदायक होगा, और 30 दिसंबर से पहले भेज दीजिएगा। यह थी मोटी मोटी जानकारी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ने मुझे, सर तो कहिए मत, पहली चीज नाम लीजिए, भैया बोलिए, साथी बोलिए कि मैंने इंटरव्यू की डेट नहीं बताई है, क्योंकि अभी 29 तारीख है डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की डेट, और 30 दिसंबर है रिसर्च प्रपोजल को भेजने की डेट। तो 30 दिसंबर तक आप भेज देंगे तो 31 की शाम में या 1 जनवरी की मॉर्निंग तक इंटरव्यू की डेट एमफिल पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को बनाने के दो ही औचित्य थे कि बहुत से सवाल आ रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट क्यों करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों करने हैं। उन सवालों के जवाब के लिए वीडियो बनाया गया कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट किसे करने हैं, और अपडेट करने का क्या लाभ है और क्या हानि है, और जो ये परसेंटेज में कटौती की गई है ओबीसी के लिए, जर्नल ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यू और किसने, हाँ, इन सब के लिए 40% और जर्नल के लिए 45%। ये जो 5% का रिलीज किया गया है, क्यों किया गया है ये मुझे नहीं पता है, कितना अच्छा है कितना बुरा है ये भविष्य बताएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयार हो जाइए। लगभग 4 से 5 दिनों में इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी, और अगले 2 वीक से पहले आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चे के बहुत सवाल आ रहे हैं कि सर हिंदी डिपार्टमेंट की डेट कब आएगी। हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली का ही नहीं, अधिकांश विश्वविद्यालयों का बहुत लेजी हो चुका है, बहुत लेजी है। आप कॉल करिए, फोन नहीं उठाएंगे, नोडल ऑफिसर रिस्पांस नहीं देंगे, डिपार्टमेंट जाएंगे वहां जानकारी नहीं मिलेगी। तो डायरेक्ट आप डिपार्टमेंट के हेड से बात कीजिए, जो नोडल ऑफिसर है उनसे मिलिए, पकड़िए, रजिस्ट्रार को समझाइए, समझिए, आपको जो तकलीफ हो रही है उनके सामने रखिए। तब हो सकता है हिंदी डिपार्टमेंट की डेट भी बहुत जल्दी आ जाए। तो रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन डेट नहीं आई है, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालयों के इंटरव्यू की डेट क्लैश ना करें, उसकी भी आपको तैयारी करनी है, ट्रैवलिंग की भी तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ सवाल हो, इस जो सूचना मैंने दी उसको लेकर जरूर पूछिए। पूर्व की किसी वीडियो पर कोई सवाल हो तो सवाल जब आप लिखते हैं उसके सामने ये जरूर लिखें कि मेरा सवाल
इस वीडियो से संबंधित है, मैंने ये सूचना देखी थी। आप लिख देंगे खाली कि सर मेरिट कब आएगी, तो मेरिट आप किस यूनिवर्सिटी के पूछेंगे ये मुझे कैसे पता लगेगा? आप उसमें लिखिए कि हैदराबाद का पूछ रहे हैं, अमरकंटक का पूछ रहे हैं, बीएचयू का पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल लिखिए। ऐसे मत लिखिए कि एमफिल का रिजल्ट नहीं आया है तो उसका इंटरव्यू कब होगा। ऐसे मुझे मेंशन कीजिए कि किस वीडियो, किस विषय, किस यूनिवर्सिटी को लेकर, किस स्कॉलरशिप को लेकर आपका सवाल है, तभी मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊंगा या कोई हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी या कोई लिंक दे पाऊंगा। तो मेरी बकवास यही होती है समाप्त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, डिस्क्राइब, डिसलाइक, कमेंट जो करना है करिए, आपकी जो इच्छा है। आपको तहे दिल से सलाम। आपने समय दिया, मुझे समझने का प्रयास कीजिए, मैं भी आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरी जनता, मेरे सब्सक्राइबर क्या मांगते हैं। और ओवरऑल 15 से लेकर 55 वर्ष तक के एज के ही युवा मेरे सब्सक्राइबर हैं। इस चीज को कर लीजिए कि मेरा वीडियो उन्हीं के लिए होता है। 55 से ऊपर की कोई स्कॉलरशिप होती नहीं है, एडमिशन जरूर ले सकते हैं, स्कॉलरशिप होती नहीं है, और जॉब भी शायद नहीं होती। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर 15 से लेकर 55 वर्ष के बीच में है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। इसमें मेरा कंटेंट भी वैसा ही होता है, मेरे वीडियोस भी वैसे होते हैं। लेकिन आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो मंच खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलामत रहिएगा।